तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 364 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उन दोनों बंदों से आगे निकल चुका था और यहाँ पे पर्पल क्लॉक यहाँ पे बहुत ही गुस्सा हो गया होता है। अब दिखाया जाता है उन दोनों बंदे को जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से होते हैं लू फेंग पे, और दिखाया जाता है आइस ब्लेड को जो कि कहते हैं कि जाओ पर्पल क्लॉक उसे जल्दी से रोको, तुम ही इन सब में माहिर हो। और हमें दिखाया जाता है पर्पल क्लॉक को जो कि एक ही झटके में अपने स्पीड को बढ़ा लेता है और वो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जो कि लू फेंग के फ्लाइंग स्पीड से भी ज़्यादा हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि वो अपने पावर को यूज़ करके लू फेंग को वहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा होता है और अपने एक एनर्जी अटैक से लू फेंग पे अटैक कर देता है जो कि लू फेंग से जाके टकरा जाता है, जिसके कारण लू फेंग की जो स्पीड होती है वो फिर से डिक्रीज हो जाती है। जिसके बाद पर्पल क्लॉक कहता है ह्यूमन यहाँ पे सोचना भी मत, उस ट्रेजर को लेने के लिए वो मेरा है। लेकिन दिखाया जाता है लू फेंग को जो फिर से साउ विंग्स की मदद से वहाँ से फिर से भागने लगता है। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग को उस अटैक से फर्क तो पड़ा था, लेकिन लू फेंग पीछे नहीं हटना चाहता था, वो आगे बढ़ जाता है। और दिखाया जाता है कि लू फेंग की स्पीड फिर से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और लू फेंग कहता है कि पर्पल क्लॉक तुम्हारी जो एबिलिटीज है उससे तुम सपने में ही इन ट्रेजर्स को लेने के बारे में सोच सकते हो। और लू फेंग वहाँ पे टर्न से घूमकर बहुत ही आगे निकल जाता है और ये देखकर तो वो दोनों के दोनों एम्पर वहीं पे गुस्सा और लू फेंग को चेज करने लगता है। और फिर हमें सीन चेंज कर उसी कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही चारों वॉरियर्स उन सभी दोनों सीन्स को देख रहे होते हैं। और हमें कीचिकाद को दिखाया जाता है जो कहता है कि जितना ज़्यादा यहाँ पे इंटेंस बैटल होगा उतना ही अच्छा होगा। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आपस में दोनों मार भी दे तो यहाँ पे और भी अच्छा होने वाला है। जिसके बाद वो उन सभी का जांच पड़ताल करने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये सभी दूसरे रेसेस के बंदे हैं, यहाँ पे 4 पाइनिकल रेसेस ने हमें डिस्ट्रॉय कर दिया था, चलो इन सबको भी इन्हीं सब का मजा सिखाते हैं कि आखिर कैसा लगता है। और दिखाया जाता है कि वो उन्हीं चारों एम्प्रेस को बहुत ज़्यादा नफरत भरी हुई होती है, वहाँ पे उनमें बहुत ही गुस्सा था। अभी क्लियर था कि उनके पूरे की पूरे रेस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, तो आखिर वो गुस्सा क्यों ना हो। और यहाँ पे इन सब के बारे में वो फिर से सोचने लगते हैं और वहाँ पे वो सबको रिकॉर्ड करने लगते हैं। हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो वहाँ पे एक बड़े से रूम के पास आ जाता है और आते ही वो देखता है कि वहाँ का पूरा जगह ही खाली होता है, जैसा कि वो चारों कंट्रोल रूम के बंदों ने बात की होती है कि वहाँ पर हमने तो पहले ही खाली कर दिया है। तो वहाँ पे एक प्लान बना लेता है कि चलो हम कुछ वहाँ पे खाली बॉक्सेस को रख देते हैं जो कि मटेरियल का ही कुछ जुगाड़ हो जाएगा। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग पूरे के पूरे रूम को देखता है जिसका एंट्रेंस साइड 100 मीटर होता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक अनडाइंग बॉडी भी रखा हुआ होता है। लू फेंग स्लो डाउन होता है और बहुत ही आराम से आगे जाता है कि यहाँ पे कोई खतरा तो ना हो। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लाश होता है एक पर्सन का जो कि स्पीड अटैक से मारा गया होता है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे ट्रांसलूसेंट प्लेटफॉर्म बना हुआ था और लू फेंग उसके अंदर से अनडाइंग एनर्जी को महसूस कर पा रहा था जो कि असल में मरा हुआ था। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे 3 नॉर्मल बुक साइज वहाँ से सिल्वर केसेस होती हैं जो कि वहाँ पे पड़े होते हैं। अब लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उस रूम के अंदर आ जाता है जिसका एरिया 100 मीटर होता है और लू फेंग ने वहाँ पे सारे के सारे लॉन्ग प्लेटफॉर्म पे नज़र पड़ जाता है जहाँ पे उस पर कई सारे लैंग्वेजेस में कुछ लिखा हुआ था। अब देखा जाए तो लू फेंग ने इस पूरे के पूरे मेन कॉन्टिनेंट में रह के सारे लैंग्वेजेस को सीख लिया था। लू फेंग की जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो आराम से किसी भी लैंग्वेज को कुछ ही सेकंड में पूरी की तरीके से सीख सकता था। अब लू फेंग उन सब को पढ़ लेता है जिसको देखकर वो समझ जाता है। अब ये वर्ड ये कहता था कि हमारे रेस ने एक्सटेंशन को फेस किया है और वहाँ पे इन्हीं सब के बारे में लिखा हुआ था। और आगे लिखा हुआ था कि यहाँ पे हमारे पास कई सारे ट्रेस है जो कि हमारे रेसेस को फिर से ऊपर आने में मदद करेंगी, जो कि हमारे रेस को फिर से पावरफुल बनाएंगी। अब लू फेंग उस
उस इनकार्विंग्स को देखता है जो कि बहुत ही बेटर मटेरियल से बना होता है, जो कोई और नहीं G9 मेटल होता है जिस पे इनकार्विंग्स फिक्स होता है। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग उसको देखकर जान जाता है कि अगर मुझे इसको खोलना होगा तो मेरे पास प्रोबेबली एक नाइट जितनी पावर होनी चाहिए, तभी मैं इसे फोर्सफुली ब्रेक कर सकता हूँ। इसकी कंस्ट्रक्शन ही इतनी है कि अगर मैं इस पूरे के बेचूँ तो इसका जो वर्थ आएगा वो बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स आएगा। और लू फेंग इसको ओपनिंग करने की सोचता है, लेकिन लू फेंग कहता है कि अभी कौन ही इसको केयर करता है, मैं इसको बाद में सेटल कर दूंगा। जिसके बाद लू फेंग वो तीनों के तीनों केसेस को अपने पास रख देता है। अब यहाँ पे लू फेंग ऐसा कर ही रहा होता है कि आइस ब्लेड वहाँ पे आ जाता है, जो गुस्से में कहता है कि उन ट्रेजर्स को रख दो। और पर्पल क्लॉक को भी दिखाया जाता है जो पूरी तरह से पागल था और कहता है कि ये ट्रेजर मेरा है। और यहाँ पे उन्होंने लू फेंग को कुछ भी करते हुए नहीं देखा था, क्योंकि लू फेंग ने उन तीनों केसेस को पहले ही रख लिया था। लेकिन जबकि वहाँ पे वो आए और लू फेंग को वहाँ पे खड़ा देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था, तो उन्हें लगा कि लू फेंग ने वो सारी ट्रेजर्स को अपने पास रख लिया है और इसी कारण वो लू फेंग को ऐसा बोल रहे होते हैं। अब आइस ब्लेड को दिखाया जाता है जो गुस्से में कहते हैं गोल्ड कैंग यांग ने ट्रेजर्स को ले लिया है। अब दिखाया जाता है कि ये सुनकर उसकी अनडाइंग एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है और वहाँ के पूरे हॉल में चारों तरफ आवाज़ गूंजने लगती है। और दिखाया जाता है कि गोल्ड कैंग भी वहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट भेज देता है कि लू फेंग ने यहाँ पे उन ट्रेजर्स को ले लिया है और लू फेंग भी अपने सारे दोस्तों को बता देता है। अब दिखाया जाता है गोल्ड कैंग को जिसकी आंखें चमक उठती है कि ट्रेजर्स। अब नाइट एम्पायर को दिखाया जाता है जिसके पास भी मैसेज आ जाता है कि यहाँ के पास ट्रेजर्स आ चुका है, जिसको देखकर वो खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उनके ह्यूमन साइड के पास ही ट्रेजर्स आया हुआ था और यहाँ पे उन सब का मकसद ही था कि उनके पास जो ट्रेजर्स है वो उन सबको ले सके। अब यहाँ पर ये सब चल ही रहा होता है और हमें सीन चेंज कर कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्यूची का और बाकी के सारे वॉरियर्स नर्वसली स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। और यहाँ पे गॉड मास्टर पू एयर को दिखाया जाता है जो उन प्रोजेक्शन की तरफ देखकर कहते हैं कि जाओ तुम सब मरो, यहाँ पे अच्छा होगा कि वो लोग आपस में लड़े और एक दूसरे को मार दे। अब कीचिका को दिखाया जाता है जो उनके के सारे मूव्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उन सबको देख रहा होता है ध्यान से। अब देखा जाए तो वो सभी एम्पायर लेवल के थे, लेकिन वो बहुत ही लंबे समय से यहाँ पे छिपे हुए थे, तो यहाँ पे उन्होंने कोई भी से फाइट नहीं किया होता है और उनकी एक्सपीरियंस नहीं होती है। जबकि जहाँ पे वो बाहर से आए हुए थे वो हमेशा फाइट कर रहे थे और यहाँ पे उनके पास अपनी अपनी ट्रम्प कार्ड्स भी थी जिसको उन्हें जानना था। अब यहाँ पे उन सबको यही प्लान बना रहे थे और उन सबके पास ही स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो अभी फाइट कर सके। अब यहाँ पे वो सबको देखने लगते हैं। हमें सीन चेंज कर उसी फर्स्ट ट्रेजर रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग ने उन 3 केसेस को अपने पास रख लिया होता है और आइस ब्लेड और पर्पल क्लॉक लू फेंग की तरह पागलों की तरह बढ़ रहे होते उसे मारने के लिए। और पर्पल क्लॉक यहाँ पे कम्युनिकेट करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे जो पार्ट है वो पूरे के पूरे रेस के ट्रेस को रखता है जो कि किसी भी नॉर्मल एम्प्रेस से ज़्यादा वर्थित करता है। अब आइस ब्लेड भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर यहाँ पे हमें अनडाइंग बॉडीज़ को भी जलाना पड़ जाए लेकिन फिर भी हम ये करेंगे इस ट्रेजर्स को लेने के लिए। तो आइस ब्लेड कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। अब देखा जाए तो वो सभी प्लान बना रहे होते हैं, उन सबकी स्ट्रेंथ जो है वो पाइनिकल एम्पायर की जितनी थी जो कि आइस ब्लेड की सिर्फ हाई एम्पायर जितनी थी। अब ये दोनों कम्युनिकेट करके लू फेंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब लू फेंग भी उन दोनों की चैंग वॉरियर्स की तरफ देखता है जो कि लू फेंग की तरफ ही आ रहे होते हैं और लू फेंग को दिखाया जाता है जिसके हाथ में ब्लड शैडो ब्लेड आ जाता है और उसी के साथ वो अपने सिल्वर विंग्स को भी ले आता है। अब लू फेंग अपने क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन को ऑर्डर करता है कि इन्हें रोकने में मेरी मदद करो। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग के आर्म से कई सारे स्प्राउटेड वॉइस निकलते हैं और वो चारों तरफ फैलने लगते हैं जो कि उन्हें रोकने के लिए होते हैं। अब दिखाया जाता है कि उसमें कई सारे वाइन स्लीव्स निकलते हैं जो कि उन दोनों एम्प्रेस की तरफ सुनामी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब देखा जाए क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन तो वो सिर्फ अभी पाइनिकल ऑफिशियल लेवल पे ही था, लेकिन उसकी स्टर्डीनेस और स्ट्रेंथ होती है वो एक लो एम्पायर ह्यूमन जितनी थी जो कि एक डिफरेंस बना देती हैं। अब देखा जाए तो पर्पल क्लॉक और हाइस एम्पायर ब्लेड में उन दोनों में बहुत ही अंतर था पावर गैप का, लेकिन यहाँ पे उनको
को रोक पाना इतना भी मुश्किल नहीं था। अब दिखाया जाता है पर्पल क्लाउड को, जो कि लू फेंग के पर्पल क्लाउड वॉन्ड को देख पा रहा था आते हुए। इसी के साथ वो भी अपना प्लांट लाइफ फॉर्म रिलीज करता है जो कि ब्लड क्लाउड होता है, और दिखाया जाता है कि उसका प्लांट लाइफ फॉर्म लू फेंग के प्लांट लाइफ फॉर्म से जाके टकराने लगता है और दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट होने लगती है। अब पर्पल क्लाउड का जो ब्लड क्लाउड होता है उसमें से फ्लावर्स निकलने लगती हैं, जिसमें से पोर्शन होती है, वो भी उन सबको मारने लगता है। अब दिखाया जाता है दोनों की वॉइस आपस में लड़ रही होती हैं, और यहाँ पे क्लाउड कॉन्टेंट वाइन को ब्लड क्लाउड काटने लगता है क्योंकि वहाँ पे उसके टीथ जैसे फ्लावर्स होते हैं। लेकिन देखा जाए क्लाउड कॉन्टेंट वाइन उस पर वीक पड़ रहा था, लेकिन उसकी जो डिफेंसिव पावर थी वो भी अच्छी खासी थी। अब दिखाया जाता है कि दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, यहाँ तक कि मैच भी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो इस सीन को देखकर कहता है कि यहाँ पे नॉर्मल अनडाइन के पास एक प्लांट लाइफ फॉर्म होना बहुत ही रेयर है, लेकिन ये एम्पर में होना बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन देखा जाए तो उन सबको पाइनिकल जनरल लेवल या फिर लो ऑफिसर तक ग्रो करा पाना ये भी बहुत ही रेयर माना जाता है। वो कहता है मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पर्पल क्लॉक के पास भी, जो कि एक पाइनिकल ऑफिशियल ब्लड डेमन फ्लावर का अपना प्लांट लाइफ फॉर्म होगा। अब पर्पल क्लॉक को दिखाया जाता है जो पूरे ही गुस्से में था और कहता है कि यहाँ से भागने की तो सोचना भी मत। अब दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि यहाँ पे बीम ऑफ लाइट बनकर आगे भागने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ से 100 मीटर जो वाइड एंट्रेंस होता है वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन ये रूम बहुत ही छोटा था। अगर यहाँ पे लू फेंग फंसता तो यहाँ पे उसका निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता। अब जैसे ही लू फेंग वहाँ फाइट कर रहा था, लू फेंग के माइंड में एक और आवाज़ आती है। अब लू फेंग यहाँ पे फाइट ही कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक और बंदे की एंट्री होती है जो कि कोई और नहीं पियर्सिंग टाइगर होता, और वो कहते हैं यांग मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया हूँ। अब ये देखकर लू फेंग भी खुश हो जाता है कि पियर्सिंग टाइगर यहाँ पे आ गया है। अब देखा जाए तो यहाँ पे उसके लिए इस रूम से निकल पाना मुश्किल था, लेकिन पियर्सिंग टाइगर के साथ यहाँ पे उसके पास एक मौका आ जाता कि वो यहाँ से निकल सकता था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन दोनों बंदे को जो देख लेते कि पियर्सिंग टाइगर भी यहाँ पे आ जाते हैं, और उनके एक्सप्रेशन तो पहले ही बहुत ही गुस्से में थे। पियर्सिंग टाइगर के आने की वजह से वो और भी गुस्सा हो जाते हैं और दोनों पे अटैक कर देते हैं। वो अपने एक्सेस से भी अटैक कर देते हैं, जिसको देखकर पियर्सिंग टाइगर को भी दिखाया जाता है जो हंसने लगता है। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग हो जाते हैं ताकि वो अपने आप से फाइट कर सके और जब भी मौका मिले वहाँ से भाग सके। अब दिखाया जाता है कि उनका ओपोनेंट अपने कुल्हाड़े से अटैक कर रहा होता है, और यहाँ पे दोनों में टकरार हो रही होती है और चारों तरफ धमाके हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पर्पल क्लाउड एम्पर को, जो कहता है कि आइस ब्लेड यहाँ पे मैं और ब्लड क्लाउड मिलके इस ह्यूमन को रोकते हैं, और तुम यहाँ पे पियर्सिंग टाइगर को रोको। जब तक यहाँ पे गोल्ड कैंग आ जाएगा तो हम लोग पक्का जीतने ही वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ इनको निकलना नहीं देने चाहिए। इन सबको रोक के रखो, हम लोग जरूर जीत जाएंगे। तो आइस ब्लेड कहता है कि हाँ तुम ऐसा ही करो और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। अब सीन चेंज कर हमें पर्पल क्लॉक और पियर्सिंग टाइगर को दिखाया जाता है जो कि एंट्रेंस के बाहर फाइट कर रहा था। वहीं पे लू फेंग और आइस ब्लेड आपस में फाइट करने लगते हैं। अब लू फेंग आगे बढ़ता है, लेकिन आइस ब्लेड उसे सप्रेस करने लगता है, उसको भागने नहीं देने चाहता था। अब दिखाया जाता कि आइस ब्लेड बहुत ही ब्रेवरी से लू फेंग को रोक रहा था। उसके पास अपनी ब्लड ड्रेवन फ्लावर भी होती है, इसी कारण लू फेंग वहां से नहीं निकल पा रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि पर्पल क्लॉक यहाँ पे थकने वाला था। यहाँ पे वो बहुत ही खुश था कि गोल्ड कैंग बहुत ही जल्द आने वाला है, और जैसे गोल्ड कैंग यहाँ पे आएगा उन सबका खेल खत्म होने वाला है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लाइटनिंग बोल्ट की तरह यहाँ पे गोल्ड कैंग आ जाता है, और गोल्ड कैंग के आने की वजह से वहाँ पे वो सभी खुश हो जाते हैं। अब दिखाया जाता है वहाँ पियर्सिंग टाइगर माइंड को, जहाँ पे वो कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, और दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे एक फॉर्मलेस सोल अटैक होता है जो कि एक पावरफुल बोल्ट की तरह आके पियर्सिंग टाइगर के माइंड में आके टकराती है। अब देखा जाए तो वो भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे गोल्ड कैंग भी अपने सोल अटैकिंग प्रोफेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो अटैक था सोल अटैक वो इतना पावरफुल था कि पियर्सिंग टाइगर को ऐसा लगा कि उसकी बॉडी से उसकी सोल निकल जाने वाली है। अब दिखाया जाता है गोल्ड कैंग को जो कि आ चुका था और पियर्सिंग टाइगर पे आदमी अटैक कर देता है और एक मुक्का मारता है, जिसके कारण पियर्सिंग टाइगर दूर जाके एक दीवार से टकराता है और वहाँ पे दीवार भी पूरा टूट जाता है। अब दिखाया जाता है गोल्ड कैंग को जो आदमी कहता है रास्ता बनाओ, तो पर्पल क्लॉक कहता है कि हाँ मैं समझ गया। जिसके बाद वो अपने ब्लड ड्रेमन फ्लावर से वहाँ पे रास्ता बनाता है ताकि
वो गोल्ड कैंग को आगे भेजकर लू फेंग को मरवाकर साइड ट्रेस को ले सके। अब वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। हमें सीन चेंज कर रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लड ड्रेमन, फ्लावर और क्लाउड कंटेंट अभी फाइट कर रहा होता है। पूरे के पूरे रूम को उनके लाइफ प्लांट से घेरे हुए होते हैं। अब दिखाया जाता है गोल्ड कैंग को जो आते ही लू फेंग पे अटैक कर देता है और कहता है ह्यूमन अब मरो। अब दिखाया जाता है वहाँ पे लॉन्ग एंशिएंट थंडर पाइप को जो कि गोल्ड कैंग के हैंड से निकल रहा होता है, जो उसका पावरफुल अटैक होता है। और दिखाया जाता है कि वो उस अटैक को लू फेंग पे अटैक कर देता है, जिसको देखकर लू फेंग बहुत ही डर जाता है क्योंकि ये अटैक बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाता है, जिसके कारण लू फेंग अपनी बॉडी एम्प्लीफिकेशन टेक्निक को यूज़ करता है, जिसके कारण लू फेंग की बॉडी टफ हो जाती है। और दिखाया जाता है गोल्ड कैंग को जो कि अपने इसी मूव को अनलीज करता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। और गोल्ड कैंग बहुत ही जोर से चिल्लाता है, अपने एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके पावर से अटैक कर देता है। अब दिखाया जाता है कि ये जो अटैक होता है वो लाइट के स्पीड के नज़दीक होता है और लू फेंग के पास अभी कोई भी टाइम नहीं था इस अटैक को डॉज करने के लिए। इस लू फेंग करता है कि अपने सिल्वर विंग से अपने पूरे के पूरे बॉडी को कवर कर लेता है ताकि वो उस अटैक को डॉज कर सके, अपने आप को बचा सके। और गोल्ड कैंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी टेक्निक को अनलीज करके उस पर अटैक कर देता है। और दिखाया जाता है कि वो थंडर पाइप उस विंग से जाके टकराता है और लू फेंग वहाँ पे बहुत दूर जाके पीछे जाके टकराता है और थंडर पाइप होता है दीवार से भी टकराता है, जिसके कारण वो पूरा का पूरा दीवार चकनाचूर हो जाता है और इसकी फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दिखाया जाता है कि गोल्ड कैंग शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या मैंने उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं किया। अब गोल्ड कैंग का जो पावरफुल अटैक था वो इतना ज़्यादा था कि वो आराम से किसी की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, भले इसको मार ना पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि अनडाइंग बॉडी को डिस्ट्रॉय करना अपने पावरफुल फोर्स से मार के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी वो मर नहीं सकता है। अब यहाँ पे गोल्ड कैंग भी पूरी तरह से अचंभित हो चुका था कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ से भी उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। और हमें नाइट एम्पर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे आ जाता है और कहता है यांग मैं गोल्ड कैंग को रोकता हूँ। और दिखाया जाता है पियर्सिंग टाइगर भी यहाँ पे आ जाता है जो कि पर्पल क्लॉक से फाइट कर रहा होता है। अब गोल्ड कैंग को दिखाया जाता है जो कि और गुस्से में होता है क्योंकि उसके फुल अटैक से लू फेंग मरा नहीं होता है, जो कि उसके दिल पे आ जाती है, उसके प्राउड पे आ जाती है। जिसके बाद गोल्ड कैंग नाइट एम्पर से कहता है कि तुम बीच में मत आओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अब यहाँ पे दोनों पाइनिकल एम्प्रेस के थे और यहाँ पे सबसे खतरा कम यांग ही होता है क्योंकि वो सबसे कमजोर था, लेकिन यहाँ पे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यांग उनके अटैक से बच जाएगा। अब दिखाया जाता है गोल्ड कैंग को, अब हमें दिखाया जाता है गोल्ड कैंग को जो सबको ऑर्डर करता है कि आइस ब्लेड तुम पियर्सिंग टाइगर को स्टॉप करो, पर्पल क्लॉक यहाँ पे तुम्हें अगर अपनी अनडाइंग बॉडी को भी बर्न करना पड़े तो करो, हमें इस ट्रेजर्स को लेना है और बाकी नाइट को मेरे ऊपर छोड़ दो। अब दिखाया जाता है कि वो सभी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे अनडाइंग बॉडी को बर्न करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें तो ट्रेजर्स चाहिए था। और बात रही गोल्ड कैंग को तो यहाँ पे वो कभी नहीं सोचा था कि लू फेंग उसके अटैक से बच जाएगा। अब दिखाया जाता है पर्पल क्लॉक को जो कहता है कि मुझे अपने अनडाइंग बॉडी को भी बर्न करना पड़ेगा इस ट्रेजर्स को लेने के लिए, और वो भी पागल हो जाता है कि उसको मारना ही होगा। अब दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि अपने ब्लड शैडो ब्लेड को भी निकाल लेता है और वो पर्पल क्लॉक की तरफ देखने लगता है। अब इस क्रिटिकल बैटल पॉइंट पे सब लोग अपने अनडाइंग बॉडी को तो बर्न कर रहे होते हैं, लेकिन लू फेंग सोचता है कि यहाँ पे सब लोग ट्रेस ले रहे हैं अनडाइंग बॉडी को बर्न करके, लेकिन मेरे पास तो अनडाइंग बॉडी है ही नहीं क्योंकि अभी तक लू फेंग अनडाइंग नहीं बना होता है, वो अभी सेक्टर लॉर्ड का पीक पे ही होता है। और ये बात अभी तक किसी को नहीं पता होता। अगर यहाँ पे किसी को पता होता कि लू फेंग अभी सेक्टर लॉर्ड का है तो इस सदमे से ही मारे जाते। अब दिखाया जाता पर्पल क्लॉक को जो लू फेंग की ओर अटैक करते हुए कहता है कि मुझे वो ट्रेस मेरे पास दे दो वरना मरो। अब दिखाया जाता है कि वो उस पर अटैक कर देते हैं और वो अटैक करता है 3-5 क्लॉक से जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये समझ लो ऐसा ही है कि लू फेंग की तरफ 3 स्टार्स जो कि जले हुए हैं वो लू फेंग पे अटैक कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो ऐसा है जैसे कि वो उस पर फिक्स हो चुका है और उसको लगे हुए, और वही फायर क्लॉक लू फेंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो फायर बॉल होते हैं, वो वहाँ के स्पेस को भी
आराम से कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसके कारण वो लू फेंग को कॉर्नर की तरफ फोर्स कर रहे होते हैं और लू फेंग को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था वहाँ से हटने के लिए। और दिखाया जाता है वो सभी के सभी फायरबॉल लू फेंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लू फेंग को दिखाया जाता है तो दिखता है कि ये फायरबॉल तो ये स्पेस को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि अपने विंग्स को अपने ऊपर रिलीज कर लेता है और अपने स्ट्राइक ट्रेवल को रिलीज करता है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे 3 स्ट्राइक्स होते हैं और ये तीनों उन सारे फायरबॉल से जाके टकराते हैं जो कि एक दूसरे से टकरा। अब इस अटैक से वहाँ पे जो स्पेस सप्रेस हो गया था, इसके कारण वो सप्रेशन हट जाता है और लू फेंग को मौका मिल जाता है वहाँ से निकलने का। और दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों फायरबॉल वहाँ पीछे दीवार से टकरा जाते हैं और लू फेंग यहाँ पे बिना ही अनडैमेज हुए निकल जाता है। अब ये देखकर पर्पल क्लॉ भी शॉक हो जाता है और बहुत ही गुस्से में कहता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। अब यहाँ पे उसे पता था कि ये ह्यूमन अपने स्पीड में प्रोफिशिएंट है, लेकिन इतने छोटे से स्पीड से वहाँ निकल पाना ये बहुत ही मुश्किल है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कहता है एक स्पीड वेपन जो कि उसके अटैक को डॉज कर दिया, आखिर कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे वो अपने इन सारे बैटल एक्सपीरियंस से बोल रहा था और ये जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता। अब गोल्ड कैंग को दिखाया जाता है जो इस अटैक को फुल होता देखकर कहता है पर्पल क्लॉक यहाँ पे समय बर्बाद मत करो, जल्दी से उसके ट्विस्ट को लो। जिसके बाद दिखाया जाता है उसी बंदे को जो गुस्से में कहता है कि लू फेंग तुम मरने वाले हो। अब दिखाया जाता है पर्पल क्लॉक को जो कि अपनी अनडाइंग एनर्जी को रिलीज करता है, अपने बॉडी को जलाने लगता है, जिसको देखकर नाइट एम्पर के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे गोल्ड कैंग के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं कि क्या उसे अपने अनडाइंग बॉडी जलाने की जरूरत पड़ रही है। अब आइस ब्लेड को भी दिखाया जाता है जो कि अभी पियर्सिंग टाइगर के साथ फाइट कर रहा है और कहता है बहुत अच्छी, जल्दी से उसे मारो। अब ये देखकर तो गोल्ड कैंग भी हंसने लगता है कि लू फेंग यहाँ पे नहीं बचने वाला है। अब ये देखकर पियर्सिंग टाइगर शॉक होता है और कहता है कि ये तो अपने अनडाइंग बॉडी को बर्न कर रहा है और कहता है यांग तुम अपने ट्रबल में आने वाले हो, यांग तुम्हें केयरफुल होना होगा। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि चारों तरफ धमाके हो रहे होते हैं और कंट्रोल रूम से उन सबको देख रहे होते हैं और सब अपने सांसों को थामे हुए थे और ये सभी नज़ारे को देख रहे होते हैं और सब लोग यहाँ पे दुआ कर रहे होते कि कोई ना कोई यहाँ पे मर जाए ताकि वो उन सबको आराम से मार सके। अब टॉयलेट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पर्पल क्लॉक अपने अनडाइंग बॉडी को यहाँ बर्न कर रहे होते हैं और जो अनडाइंग बॉडी को वो बर्न करके जो एनर्जी आता है वो गोल्ड कैंग से भी ज़्यादा हो गया होता है। अब दिखाया जाता है कि वो अपने उसी बर्निंग अनडाइंग बॉडी से अटैक कर देता है और लू फेंग की तरफ पॉइंट करते हुए अपनी बर्निंग अनडाइंग एनर्जी से 3 फायर क्लॉक बना के फिर से उस पर अटैक कर देता है। अब देखा जाए तो ये नॉर्मल फायर बॉल लग रहे थे, लेकिन इसमें एक एक बॉल में एक टेरिफाइंग स्टार से भी ज़्यादा पावरफुल मौजूद थी जो कि किसी के भी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। यहाँ पे लू फेंग इन सबको स्टार स्क्रिप्ट और ट्वीट कर रहा था। लू फेंग के पास अभी विंग्स ही थी जो कि इन सबको डिफेंड कर सकता था। अभी लू फेंग के पास जनरल आर्मर भी था। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग ये जानता था कि ये पावरफुल अटैक बहुत ज़्यादा था और लू फेंग इसको डॉज तो नहीं कर सकता था, बस इसको डिफेंड ही कर सकता था। और लू फेंग को दिखाया जाता है जिसके तरफ वो 3 क्लॉक्स बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। हमें बताया जाता है कि इसमें अनडाइंग एनर्जी भी फ्यूज होती है और इसकी पावर पहले के मुकाबला 1000 ज़्यादा गुना स्ट्रॉन्गर हो गया होता है। यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो अपने आप के पूरे बॉडी को विंग से साथ कवर कर लिया होता है और दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों अटैक लू फेंग से आके टकरा जाते हैं। अब फर्स्ट हिट में दिखाया जाता है कि लू फेंग के विंग से टकराता है और ये पावरफुल अटैक के कारण लू फेंग पीछे दीवार से जाके टकरा जाता है, जिसके कारण ये पूरे की पूरा रूम हिलने लगता है और वहाँ जितने भी इनकार्विंग्स बने हुए थे वो सब भी टूटने लगते हैं और यहाँ पे चारों तरफ धमाका होता है। अब दिखाया जाता है कि पहले के बाद दूसरा फायर क्लॉक, तीसरा फायर क्लॉक लू फेंग से हिट होता है और लू फेंग सीधा जाके उस दीवार से टकराता है और दिखाया जाता है कि वहाँ का पूरा रूम ही धूल में बन जाता है और यहाँ चारों तरफ धमाका होने लगती है और दिखाया जाता है कि उसकी वजह से स्पेस में भी दरारें पड़ने लगती है। लेकिन वहाँ के सीन को देखकर
आइस ब्लेड पूरी तरह से चौंक जाता है कि आखिर कैसे हो सकता है। और पियर्सिंग टायर को भी दिखाया जाता है जिसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, वो भी शौक में आ जाता है। यहाँ तक कि नाइट एम्पर भी कुछ नहीं बोल सकता है, बल्कि उसकी आंखों से साफ खुशी और सरप्राइज और जॉय भी दिख रही होती है। जिसके बाद गोल्ड कैंग को दिखाया जाता है जो कि नाइट पे अटैक कर रहा था, उस पे अटैक करना छोड़ के उसकी तरफ देखने लगता है और क्या था कि आखिर कैसे हो सकता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। अब दिखाया जाता है उसी पर्पल क्लॉक को जिसके एक्सप्रेशन भी शॉक हो जाते हैं, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। हमें दिखाया जाता उस रूम के उसी वॉल के पास जहाँ पे लू फेंग फिर से खड़ा हो जाता है और वो स्माइल होने लगता है क्योंकि उस अटैक से तो उसका लू फेंग का कुछ भी बाल भी बाका नहीं हुआ होता है। अब ये देखकर तो वो भी स्टन हो जाता है और कहता है कि मैंने उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं किया, मैंने एक्चुअली अपने अनडाइंग बॉडी का 3% बर्न कर दिया, लेकिन फिर भी वो एक्सप्लोड नहीं हुआ। और वो शॉक हो गया था कि आखिर कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे कोई भी अनडाइंग अपने 50% बॉडी को जलाएगा, मतलब ये हुआ कि उसने अपने आधी बॉडी के सोल को खो दिया है और उसके पास जो पावर होगी वो सिर्फ 10% ही बचेगी। और यहाँ पे अपने बॉडी को बर्न करना बहुत ही घाटे का सौदा हो सकता है क्योंकि अपने आप को रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर यहाँ पे आपने ज़्यादा अनडाइंग बॉडी को बर्न कर लिया तो आप गॉड स्लम्बर में जाके सोच सकते हो, जैसा कि हमने हॉन्ग और थंडर गॉड को देखा था। जब वो गोल्डन और बीस्ट से लड़ रहे होते हैं वो 2 या 3 सालों के लिए गॉड स्लम्बर स्लीप में चले गए होते हैं और यहाँ इसमें से जाग पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ पे देखा जाए नॉर्मली 5% अपने बॉडी को बर्न करना यहाँ पे थोड़ा सा फायदेमंद हो सकता है, इसमें ज़्यादा घाटा नहीं होता है, लेकिन इसमें से भी रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर वो शॉक हो जाता है कि वो 3% अनडाइंग पावर को भी यूज़ करके उसकी बॉडी को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता है। आखिर ये कैसे हो सकता है, और उसे विश्वास नहीं हो रहा था क्यों लू फेंग के ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं लगा पाया। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कंट्रोल रूम से तो वो सभी पे नज़र बनाए हुए हैं और गोल्ड कैंग क्या करता है, क्योंकि लू फेंग के पास एक ऐसा ट्रेजर से जो कि उसको बहुत ही पावरफुल अटैक से भी बचा सकता है। और आगे चल के गोल्ड कैंग भी लू फेंग पे अटैक करने वाला है। यहाँ पे जो फाइट होने वाली है नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही भयंकर होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।